सीटेट 2026 की तैयारी के लिए हमें ये जो नोट्स मिले हैं, चलिए आज इनकी गहराई से पड़ताल करते हैं। इसमें 8 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज हैं और दावा है कि इन्हें समझकर 15 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो देखते हैं कि इन मनोवैज्ञानिकों के विचारों में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल, और ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का, क्योंकि ये थ्योरीज आप देखें तो अलग थलग नहीं है। अच्छा, ये सब मिलकर एक कहानी बताती हैं कि एक बच्चा कैसे दुनिया को समझता है, कैसे समाज से जुड़ता है और कैसे सही गलत का फैसला करना सीखता है। तो चलिए इस कहानी का पहला और शायद सबसे बड़ा हिस्सा उठाते हैं, जीन पियाजे। जी, इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली बड़ी बात है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बिल्कुल। और इस निर्माण के 3 मुख्य आधार हैं। पहला है स्कीमा। स्कीमा मतलब ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए कि दिमाग एक फाइलिंग कैबिनेट है। ठीक है। जब बच्चा पहली बार 4 पैरों वाले भौंकने वाले जानवर को देखता है, तो वो दिमाग में एक फोल्डर बनाता है और उस पर कुत्ता का लेबल लगा देता है। यही फोल्डर स्कीमा है। अच्छा, तो ये एक दिमागी फोल्डर हो गया। जी। फिर इसमें एसिमिलेशन या आत्मसातकरण कैसे काम करता है? तो अब क्या होता है कि वो बच्चा एक काले कुत्ते को देखने के बाद एक सफेद कुत्ते को देखता है। वो उसकी जानकारी को अपने पुराने कुत्ता वाले फोल्डर से मिलाता है और कहता है, अरे ये भी कुत्ता है। मतलब पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना बिना कोई बदलाव किए। सही पकड़ा। और तीसरा है अकोमोडेशन या समायोजन। यहाँ नई जानकारी के लिए पुरानी सोच को बदलना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जी। जैसे जब बच्चा बिल्ली को देखता है तो उसे कुत्ते वाले स्कीमा में फिट नहीं कर पाता और एक नया स्कीमा बनाता है, बिल्ली का नया फोल्डर। बिल्कुल। तो पियाजे ने विकास को 4 चरणों में बांटा है। पहला है स्टेज 1 सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 साल तक होता है। जी, इसमें बच्चे इंद्रियों से सीखते हैं, छूकर, देखकर, चखकर। और इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण बात है ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। हाँ, इसका मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो भी मौजूद है, गायब नहीं हुई। इसके बाद आता है स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल तक है। इसमें 3 खास बातें हैं। पहली एनिमिज्म या जीववाद, मतलब निर्जीव चीजों को जीवित समझना, जैसे गुड़िया को चोट लग गई वो रो रही है। हाँ। और दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रितता। इसमें बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोचता है सब वैसा ही सोचते हैं। और तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी या अपलटावीपन, मतलब ये ना समझ पाना कि बर्फ वापस पानी बन सकती है। जी, वो प्रक्रिया को उल्टा करके नहीं सोच पाता। फिर है स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल तक। हाँ, यहाँ से ठोस वस्तुओं के लिए तर्क मतलब लॉजिक की शुरुआत होती है। और इसमें कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण आता है ना? बिल्कुल। बच्चा समझ जाता है कि गिलास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। साथ ही क्लासिफिकेशन भी सीखता है, यानी रंग और आकार के आधार पर चीजों को बांटना। सही। और आखिरी है स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11 साल और उससे ऊपर की उम्र में होता है। इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन विकसित होता है। मतलब ईमानदारी, न्याय, लोकतंत्र जैसे विचारों को समझना। हाँ, और डिडक्टिव रीजनिंग भी आती है, जिसका मतलब है नियम से उदाहरण की ओर सोचना, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक तो अकेले ही दुनिया की खोज कर रहा है, लेकिन अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। इनकी मुख्य फिलॉसफी है कि विकास बाहर से अंदर की ओर होता है, मतलब पियाजे से एकदम उल्टा। जी, इस सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, लैंग्वेज। वाइगोत्स्की मानते थे कि शुरू में भाषा और विचार अलग होते हैं, पर बाद में भाषा ही विचार को दिशा देती है। इसमें एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्राइवेट स्पीच का, निजी वाक। हाँ, इसका मतलब है कि बच्चे अपने काम को दिशा देने के लिए खुद से बात करते हैं, वो खुद को गाइड कर रहे होते हैं। और उनके 3 सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। जी, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा है जो बच्चा अकेले और किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का क्षेत्र। अच्छा, और स्कैफोल्डिंग का मतलब है अस्थायी मदद। बिल्कुल, जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना और फिर धीरे धीरे छोड़ देना। और MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर,
वो व्यक्ति है जो सीखने वाले से ज्यादा जानता है। वो टीचर, माता पिता या कोई दोस्त भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर। इसे समझाने के लिए उन्होंने हेन्स की दुविधा का इस्तेमाल किया। हाँ, वो फेमस कहानी, क्या हेन्स को अपनी पत्नी के लिए दवा चुरानी चाहिए थी? और कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, यह है पूर्व परंपरागत। इसमें स्टेज 1 दंड और आज्ञा पालन पर आधारित है, सजा से बचना। और स्टेज 2 है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अपना फायदा देखना। फिर है लेवल 2 कन्वेंशनल, यानी परंपरागत। इसमें स्टेज 3 है गुड बॉय गर्ल वाला, दूसरों से तारीफ पाने के लिए अच्छा बनना। और स्टेज 4 है कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। नियम सबसे ऊपर है, जैसे ट्रैफिक लाइट लाल है तो रुकना है। बात खत्म। जी। और लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत। इसमें स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नियम लोगों के भले के लिए हैं और अगर नुकसान हो तो बदले जा सकते हैं। हाँ, और सबसे ऊपर है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिक्स, मानवता सबसे ऊपर, अपनी जान पर खेल कर भी न्याय करना, जैसे गांधी जी। पर इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई। कैरल गिलिगन ने कहा कि यह सिद्धांत पुरुषों पर आधारित है, इसमें जेंडर बायस है। अच्छा। उन्होंने कहा कि महिलाओं में केयर पर्सपेक्टिव, यानी देखभाल की नैतिकता होती है, जिसे इस सिद्धांत में नजरअंदाज किया गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की। मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनकी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड का सार है, बुद्धि एक नहीं कई प्रकार की होती है। बिल्कुल, उन्होंने कई तरह की बुद्धियों की बात की, जैसे लिंग्विस्टिक मतलब शब्दों का खेल जो कवियों में होती है, लॉजिकल मैथ जो वैज्ञानिकों में होती है, स्पेशियल यानी स्थानिक आर्किटेक्ट्स में, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो खिलाड़ियों या डांसर्स में होती है, म्यूजिकल, और नेचुरलिस्टिक जो किसानों में होती है। इसी में 2 और बुद्धियां हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इन्हें समझना आसान है। इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक, इसका मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना, जैसे नेता, शिक्षक, सेल्समैन। जी। और इंट्रापर्सनल यानी अंतरावैयक्तिक, इसका मतलब है खुद को समझना, जैसे दार्शनिक, योगी, साधु। बहुत बढ़िया। अब भाषा अधिग्रहण पर आते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग विचार हैं, स्किनर बनाम चॉम्स्की। हाँ, मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक। एक तरफ बीएफ स्किनर हैं, जो व्यवहारवादी हैं। उनका मानना है कि भाषा बाहरी वातावरण से सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार बच्चा एक कोरी स्लेट या टैबुला रासा होता है, मतलब खाली स्लेट। हाँ, वो 3 तरीकों से भाषा सीखता है, इमिटेशन यानी नकल करना, रीइंफोर्समेंट यानी इनाम, और ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी बार बार दोहराकर। और दूसरी तरफ है नॉम चॉम्स्की, जो कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जी, इन्नेट। चॉम्स्की ने 3 कॉन्सेप्ट दिए। पहला एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब दिमाग में भाषा सीखने का एक तरह का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो 0 से 5 साल की उम्र में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब सभी भाषाओं का मूल व्याकरण हमारे दिमाग में पहले से है। और तीसरा जेनरेटिव ग्रामर, यानी बच्चा सीमित शब्दों से अनगिनत नए वाक्य बनाता है, रट्टा नहीं मारता। बिल्कुल। अब जल्दी से स्टीफन क्रैशन की 5 हाइपोथेसिस देख लेते हैं। पहली है एक्विजिशन लर्निंग, अर्जन अधिगम से बेहतर है। दूसरी है मॉनिटर हाइपोथेसिस, सीखा हुआ ग्रामर सिर्फ एडिटर का काम करता है। ठीक है। तीसरी है इनपुट हाइपोथेसिस, I+1, बच्चे के मौजूदा स्तर से थोड़ा ऊपर का ज्ञान देना। चौथी है अफेक्टिव फिल्टर, तनाव मुक्त माहौल में बेहतर लर्निंग होती है। और पांचवी है नेचुरल ऑर्डर, भाषा के नियम एक प्राकृतिक क्रम में सीखे जाते हैं। और आखिर में है जिम कमिंस और उनकी आइसबर्ग थ्योरी। जी, कमिंस ने भाषा के 2 स्तर बताए, BICS यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ये सामाजिक भाषा है जो सिर्फ 10% टिकती है, आइसबर्ग की टिप की तरह। हाँ, और इसे सीखने में 6 महीने से 2 साल लगते हैं। और दूसरा है CALP यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये शैक्षिक भाषा है जो 90% पानी के नीचे छिपी रहती है। इसे सीखने में 5 से 7 साल लगते हैं। तो मतलब जो बच्चा प्लेग्राउंड में अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, जरूरी नहीं कि वो क्लास में भी उतना ही अच्छा हो। बिल्कुल, इसी से जुड़ा है CUP का कॉन्सेप्ट,
कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। अच्छा। इसका मतलब है कि भाषाएं दिमाग में अलग अलग नहीं होती, उनकी नींव एक ही होती है। इससे ज्ञान का ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आपको हिंदी में संज्ञा पता है तो अंग्रेजी में नाउन समझना आसान है। तो इन सभी थ्योरीज का निचोड़ क्या है? एक नजर डालते हैं मुख्य अंतरों पर। पियाजे बनाम वाइगोत्स्की। पियाजे के लिए उम्र सीखने की ओर ले जाती है, जबकि वाइगोत्स्की के लिए सीखना विकास की ओर ले जाता है। स्किनर बनाम चॉम्स्की। स्किनर के लिए बच्चा खाली स्लेट है, ये परवरिश यानी नर्चर है। चॉम्स्की के लिए बच्चे में एलईडी होता है, ये प्रकृति यानी नेचर है। क्रैशन का सार? समझ में आने योग्य इनपुट और कम तनाव, कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट और लो स्ट्रेस। और कमेंस का सार? सामाजिक बातचीत, बेक्स को शैक्षणिक कौशल कैल्प के साथ भ्रमित न करें। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद कुछ सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमारा स्कूल सिस्टम गार्डनर की सभी 8 बुद्धियों को सम्मान देता है? क्या हमारे सिस्टम में एक कलाकार और एक किसान को एक गणितज्ञ जितना ही सम्मान मिलता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम सिर्फ बिक्स देखकर बच्चे को जज कर रहे हैं? इन सवालों पर विचार कीजिएगा। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.